हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 35, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस आर्किटेक्चर, जिसको अलग नेम पे मॉडर्न इंडियन आर्किटेक्चर भी वो हम बोल सकते हैं। क्योंकि ये आफ्टर 1947 जो भी आर्किटेक्चर हमने अडॉप्ट किया और जो भी आर्किटेक्चर हमने आज तक बना रहे हैं, वो सब मॉडर्न इंडियन आर्किटेक्चर के अंडर ही जा रहा है। तो मॉडर्न इंडिया आर्किटेक्चर बिगन टू टेक रूट आफ्टर 1947। ठीक है, कॉलोनियल पीरियड हमें छोड़कर जाने के बाद, हम इंडिपेंडेंट होने के बाद जो भी आर्किटेक्चर बनाए उसको पोस्ट इंडिपेंडेंस आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो इनकॉर्पोरेटिंग इसमें फंक्शनलिज्म भी प्रेजेंट है, मॉडर्निस्ट एलिमेंट बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, हर एक चीज का फ्यूजन। और जो भी हमें वेस्टर्न कॉलोनियल जो कंट्रीज थी, आई मीन जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, जो हमने हमको कॉलोनियल के पीरियड में छोड़ के गए थे, तो बहुत सारे कंट्रीज की उनके भी आर्किटेक्चर काफी मॉडर्न तरीके से हुआ करती थी, वो भी काफी सारी चीजें यूज किया करते थे, तो उनका भी फ्यूजन कहीं ना कहीं हमारे ट्रेडिशन में देखने को मिलेगा। तो प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर आर्ट आर्किटेक्चर, तो ये सारी चीजें हमारे इंडिया के फाउंड ए यूनिक एक्सप्रेशन इन द लाइफ एंड लीजर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड द जर्नी कंटिन्यूज इनटू मॉडर्न इरा। तो हमने किसी को भी नहीं छोड़ा, आई मीन प्री हिस्टोरिक टाइम से भी जिस तरह के आर्किटेक्चर हमने बनाते थे उसका आर्ट आर्किटेक्चर, और मिडिवल हिस्ट्री में भी जिस तरह की हम बनाते थे, और लोग किस तरह से लाइफ एंड लेजर मेंटेन करते थे पीपल इंडिया की, वो सारी चीजों का जर्नी तभी से अगर आप देखोगे ना, एक फेज के तरह, पीरियडिक फेज के तरह आपको नजर आएगा। तो किस तरह के डेवलपमेंटल फेजेस से हम गुजरे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको मॉडर्न इंडियन आर्किटेक्चर में देखने को मिलेगी। ठीक है, पर्टिकुलरली मॉडर्न आर्किटेक्चर जो स्कूल है, आई मीन मॉडर्न आर्किटेक्चर जो है वो टू स्कूल्स इसमें बिलोंग करते हैं। एक है रिवाइवलिस्ट एंड सेकेंड वन इज मॉडर्निस्ट। ठीक है, लेकिन बोथ द स्कूल्स कुड नॉट ब्रेक अवे फ्रॉम द कॉलोनियल हैंगओवर। जो भी रिवाइवलिस्ट टाइम पीरियड में जो भी हमारे आर्किटेक्चर चल रहे थे, और मॉडर्निस्ट जो ब्रिटिशर आने के बाद, जो यूरोपियन कंट्रीज आने के बाद जो भी आर्किटेक्चर बने, वो सारे चीजें का एक कंटिन्यूएशन आपको देखने को मिलेगी। कहीं पे आपको नहीं लगेगा कि यूरोपियन आने के बाद हमारे आर्किटेक्चर में कुछ बदलाव आया है, या फिर कुछ मैं मतलब हमारे जो प्री हिस्टोरिक एंड मिडिवल टाइम पीरियड से जो आर्किटेक्चर चली आ रही थी, उससे कोई ब्रेक आपको पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि हमने कोशिश किया है हर एक आर्किटेक्चर को मिला के फ्यूजन करके एक नई आर्किटेक्चर हर एक पीरियड में बनाते गए हम। दिस हैज caused a decline in the standard of the architectural traditions of India। ठीक है, लेकिन आपको ये देखने को मिलेगा कि हमारे जो स्टैंडर्ड थे, जिस तरह से क्वालिटी से बना रहे थे हमारे इंडियन पुराने जमाने से, वो क्वालिटी थोड़ा आपको कम मतलब वो क्वालिटी में आपको थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिलेगा। जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट एक एग्जाम्पल है, हायर्ड ली कॉर्बेजर, ए फ्रेंच आर्किटेक्ट, टू डिजाइन द सिटी ऑफ चंडीगढ़। तो हमारे इंडिया में भी इतने बड़े बड़े आर्किटेक्चर थे, लेकिन फिर भी हम जो एक फ्रेंच आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था ली कॉर्बेजर, उनको हमने मतलब अपॉइंट किया चंडीगढ़ सिटी को प्लान करने के लिए। तो इस तरह से वो अपने हिसाब से बनाते गए। तो इस तरह की वो एक चंडीगढ़ की जो सिटी प्लान है वो इसी पैटर्न पे बना हुआ है। यहाँ पे मॉडर्न आर्किटेक्चर में एक इंसान आते हैं जिनका नाम है लॉरी बेकर। ये एक आर्किटेक्ट है जिनको आर्किटेक्ट ऑफ द पुअर बोला जाता है उस टाइम पे। तो इनको गरीब इंसान का आर्किटेक्ट हिसाब से माना जाता है। ये जो इंसान है ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवोल्यूशनाइज्ड मास हाउसिंग कंसेप्ट इन केरला। केरला में जो मास हाउसिंग कंसेप्ट है वो इसी इंसान ने इसी इंसान के कंसेप्ट से बना गया है। 2006 में उनको नॉमिनेट किया गया था प्रिट्जकर प्राइज के नाम पे, जिसको नोबेल प्राइज फॉर आर्किटेक्ट भी उसी हिसाब से भी जाना जाता है। तो इनका जो आर्किटेक्ट है उसका खासियत ये है कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग्स बाय यूजिंग लोकली अवेलेबल मटेरियल। जो भी हमारे कंक्रीट होते हैं, ब्रिक होते हैं,
स्टील वगैरह होते हैं, वो सारे लोकली अवेलेबल मटेरियल को लेकर वो एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग्स बनाते हैं। फिलर स्लैब कंस्ट्रक्शन करते हैं। इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ फिलर स्लैब कंस्ट्रक्शन टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ स्टील एंड सीमेंट। ये दोनों चीज़ों का रिडक्शन करने के लिए वो एक कंसेप्ट लाते हैं जिनका नाम है फिलर स्लैब कंस्ट्रक्शन। ठीक है। वेंटिलेशन भी अच्छा खासा रहता है जो उनका जो कंस्ट्रक्शन होता है वेंटिलेशन पे, एंड थर्मल कंफर्ट अरेंजमेंट्स में भी वो काफ़ी यहाँ पे जोर देते हैं। उनको बोला जाता है द कंसाइंस कीपर ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर एंड द गांधी ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। इंडियन आर्किटेक्चर के गांधी के नाम पे ल्यूरी वेकर को जाना जाता है, और कंसाइंस कीपर ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर के नाम पे भी इनको जाना जाता है। तो ये सारे याद रख सकते हैं आप एमसीक्यू में अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आंसर राइटिंग में भी आप इसको अगर प्लेस करते हो तो काफ़ी आपकी आंसर राइटिंग की जो क्वालिटी है वो अच्छी खासी इंक्रीज हो सकती है। सेकेंड एक पर्सन है आर्किटेक्ट जिनका नाम है चार्ल्स कोरिया। ठीक है। और उन्होंने अर्बन आर्किटेक्चर जितने सारे हुए हैं हमारे इंडिया में, उनका कंसेप्ट उनका प्लानिंग उन्होंने दिया है, स्पेशल प्लानिंग भी उन्होंने दिया है। उनको कहा जाता है ही इज नोन फॉर हिज वर्क इन अर्बन आर्किटेक्चर। इंडिया में जो अर्बन सिटीज वगैरह थे बहुत सारे जगह पे जिस तरह के आर्किटेक्चर उन्होंने दिया है कंसेप्ट, तो इसी हिसाब से अर्बन आर्किटेक्ट के हिसाब से उनको माना जाता है। He adopted modern architectural principle to local sensibilities and need। ठीक है। उनका जो काम में आता है एग्जाम्पल मध्य प्रदेश की असेंबली बिल्डिंग, ये वाला देख सकते हैं फिगर। और ये है लैंडमार्क वर्क ब्लेंडिंग मॉडर्न एंड रीजनल आर्किटेक्चरल सेंसिबिलिटीज। ठीक है। मॉडर्न आर्किटेक्चर को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। महात्मा गांधी मेमोरियल म्यूजियम अहमदाबाद, जिन्होंने गए होंगे वो शायद इसको देख कर जान पाते होंगे। ये ट्राइब्यूट टू द फादर ऑफ द नेशन हमारे जो गांधी जी है, डिजाइंड विद स्पेशल सेंसिटिविटी। ठीक है। और एक जो LIC बिल्डिंग है कनॉट पैलेस न्यू दिल्ली में, इसको भी अगर आप दिल्ली के आसपास कोई रहता है वो देख सकते हो। ये प्रोमिनेंट अर्बन लैंडमार्क इन द हार्ट ऑफ द कैपिटल, और इनको भी इसी वजह से अवार्ड किया गया था पद्म विभूषण इन 2006। ठीक है। नेक्स्ट एक जाने माने इंसान है मॉडर्न आर्किटेक्चर के जिनके नाम है विवेक दोषी, और ये कंबाइन करते हैं मॉडर्न एंड वर्नाकुलर टेक्निक को, डिजाइनिंग स्पेस सुटेड टू इंडियन क्लाइमेट। जो भी वो प्लान करते हैं इंडियन क्लाइमेट को सूट करते हुए वो करते हैं, एंड इंडियन कल्चर को भी जो इस तरह से सूट करता है उनके वर्क में इंक्लूड होता है टागोर मेमोरियल हॉल अहमदाबाद में जो प्रेजेंट है, एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर में। ठीक है। ये सारे उनके बीबी दोषी जो होते उनके कंसेप्ट से बनाया गया है। तो मॉडर्न इंडियन आर्किटेक्चर के अलग कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। उसमें आता है लोटस टेम्पल जो कि दिल्ली में प्रेजेंट है, ये वाला IIM अहमदाबाद, ये भी मॉडर्न आर्किटेक्चर में बना हुआ है। जवाहर कला केंद्र, ये भी मॉडर्न इंडियन आर्किटेक्चर की एक बहुत अच्छी खासी एग्जाम्पल है जो कि जयपुर में प्रेजेंट है। Thus, we see that from the prehistoric times, art and architecture has found a unique expression in the life and leisure of the people of India। ये तो हमें पता है। तो ग्रीक्स, अरब्स, पर्शियंस एंड यूरोपियंस, ये जो जितने सारे लोग हैं, each of them had contributed in their own little way to existing traditions, and the result is the splendid potpourri of Indian art and architecture। तो ये जो लोग, ग्रीक्स का भी इन्फ्लुएंस रहा हमारे ऊपर, अरब कंट्री से जो इन्वेजन हुआ, पर्शियन का भी, और उसके बाद लास्टली जो यूरोपियन कंट्रीज आए, उन सभी का कंट्रीब्यूशन हमारे आर्किटेक्चर पे कम कम बहुत इस पैटर्न पे पड़ा है। किसी का कम पड़ा है, किसी का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन किसी ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ा है, और सबका कंट्रीब्यूशन इस तरह से है कि हम फ्यूजन करके डिफरेंट आर्ट फॉर्म को हर एक जगह पे दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम डिस्कस करेंगे रिसेंट डेवलपमेंट जो मॉडर्न आर्किटेक्चर की डेवलपमेंट हुई है, उसमें हम बात करेंगे सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये चीज है क्या? पहले तो इट रेफर्स टू मॉडिफाइंग एंड रिवैम्पिंग सेंट्रल विस्ता, जो कि इंडिया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया नियर रेजिना हिल न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में जो रेजिना हिल है उसके आसपास में जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, उसका जो डेवलपमेंट हुआ है, वो का जो आर्किटेक्चर हुआ है, उसको सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट बोला जा रहा है।
ये प्रोजेक्ट को शेड्यूल किया गया था बिटवीन 220 से स्टार्ट होना था और 226 में इसका खत्म होना था। एंड इसको बनवाए थे किन्होंने? एंड बिमल हसमुख पटेल फ्रॉम गुजरात इज द प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट। तो इसका जो प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट मेन आर्किटेक्ट थे वो थे बिमल हसमुख पटेल, जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये है उस विस्ता प्रोजेक्ट का इमेज। ओके, तो इसमें जो की फीचर्स है वो है रिवैम्प ऑफ कर्तव्य पथ। और जिस कर्तव्य पथ में हमारे जो जनवरी 26 हो गया है, फिर अगस्त 15 हो गया, वहाँ पे पैरेड वगैरह होता है। द रिवैम्प ऑफ द कर्तव्य पथ बिटवीन राष्ट्रपति भवन एंड इंडिया गेट। ठीक है, ये जो राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जो रास्ता है, जो गेट जो सॉरी जो एरिया है, उस एरिया को रिवैम्प करना है। ठीक है, न्यू कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, converting north and south block into publicly assemble museums, accessible museums by creating a new common central secretariat to house all ministers। तो हर एक मिनिस्टर के लिए एक सेंट्रल सेक्रेटरीट हाउस बनाना है कॉमन सा, और नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक को एक पब्लिकली एसेसेबल म्यूजियम्स भी बनाना है। ठीक है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विद इंक्रीज सिटिंग कैपेसिटी। इसमें इस प्रोजेक्ट के अंदर है एक पार्लियामेंट बिल्डिंग भी बनाना है जहाँ का सिटिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज करनी है। एंड एक न्यू रेसिडेंस ऑफिस बनानी है फॉर द वाइस प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। कन्वर्सन ऑफ सम ऑफ द ओल्डर स्ट्रक्चर इनटू म्यूजियम्स, जो भी ओल्डर स्ट्रक्चर है इसको म्यूजियम में कन्वर्ट करना है। और बहुत सारे ऐसे जगह है जिसको न्यू रेसिडेंस एंड ऑफिस हॉल बनानी है फॉर द वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो सेंट्रल विस्ता कॉम्प्लेक्स एंड इसके जो एवेन्यू है, इसका हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। इट इज इंडिया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया विच वॉज डिजाइंड बाय ब्रिटिश आर्किटेक्ट। इसको पहले से ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया था, जिनका नाम था एडविन ल्यूटियंस एंड हर्बर्ट बेकर। ठीक है, जो सेंट्रल विस्ता कॉम्प्लेक्स है, द सेंट्रल विस्टा कॉम्प्लेक्स वॉज इनागुरेटेड इन 1931। ठीक है, और इसमें इंक्लूडेड था राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स, द पार्लियामेंट हाउस एंड द रिकॉर्ड ऑफिस, जिसको लेटर नेम्ड किया गया था नेशनल आर्चीव्स। एंड उसके बाद था इसमें इंडिया गेट मोनूमेंट एंड द सिविक गार्डन ऑन आइदर साइड ऑफ द राजपथ। अब जो पिछले स्लाइड में जो वीडियो स्लाइड में दिखाया था आपको, राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जो एरिया है, जो रोड है, उसके साइड वाला वो व्यूज है, ये भी उसमें इंक्लूडेड है। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद क्या होता है, द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग सच एज, जिसको उद्योग भवन भी बोला जाता है, निर्माण भवन, ये सारी जो चीज था उसका कंस्ट्रक्शन किया गया था 1556 से लेकर 1956 से लेकर 1968 तक, टू cater to the increased demand for office space required for the central government ministries। तो मिनिस्ट्री का इतना सारा बढ़ गया उनका अमाउंट, मतलब मिनिस्ट्रीज इतना बढ़ गई, तो उनके डिमांड के लिए, तो उनके रहने के लिए और उनके ऑफिस काम के लिए, तो ना किया गया, ये जो एरिया था उसको थोड़ा स्पेस बढ़ाया गया। तो सेंट्रल विस्ता एवेन्यू क्या है? ये जो एवेन्यू है इसको कंप्राइज करता है राजपथ को एंड इंडिया गेट लॉन्स। ठीक है, राजपथ एंड इंडिया गेट लॉन्स जो है, ये दोनों को मिलाकर सेंट्रल विस्ता एवेन्यू बनता है एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द दिल्लीज मोस्ट इंपोर्टेंट रोड्स। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेंट्रल विस्ता एवेन्यू स्ट्रीट्स वर रीनेम्ड। इंडिपेंडेंस के बाद ये जो एवेन्यू है, मतलब राजपथ एंड इंडिया गेट का जो लॉन है, इसको थोड़ा रीनेम किया गया है। तो किस नेम पे? किंग्स वे को राजपथ बोला गया है एंड क्वींस वे को जनपथ कहा गया है। द विसरॉयस हाउस को चेंज करके राष्ट्रपति भवन बना गया है। ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल को रीनेम किया गया है इंडिया गेट के साथ। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। सेंट्रल विस्ता डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है, इसका एम क्या है? पहले तो the Central Vista Redevelopment Master Plan aims to improve the productivity and efficiency of administration। हमारे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह चल रहा है, जो भी हमारी मिनिस्ट्रीज वगैरह काम कर रही है, वो उनकी काम में प्रोडक्टिविटी आए और इफेक्टिवली वो एफिशिएंटली काम कर पाए, इसकी एम को ध्यान में रखते हुए इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बनाया गया है, रीडेवलपमेंट किया गया है। तो पहला पर्पज है डिजाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर बाय प्रोवाइडिंग हाईली फंक्शनल एंड पर्पज डिजाइंड ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो
हर एक काम के लिए, हर एक पर्पजेस को फुलफिल करने के लिए ऑफिस को डिजाइन किया गया है। All the 51 central government ministries in 10 common central secretariat building। तो जो सेंट्रल सेक्रेटरीट बिल्डिंग को 10 कॉमन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और यहाँ पे जितने हमारे 51 सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज है और इसको कंबाइनिंगली इसी 10 कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट बिल्डिंग के अंदर काम करना पड़ता है। By creating modern workspace with at least technology with the latest technology for better productivity and efficient utilization of human resource। इसमें जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है वो सबसे लेटेस्ट होती है, जो अलग देश में या फिर अपग्रेडेड वर्जन ऑफ टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। एंड ह्यूमन रिसोर्स भी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस यहाँ पे होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या देखेंगे कि बाय augmenting efforts towards sustainable development by constructing green buildings and clean transportation। यहाँ पे क्लीन ट्रांसपोर्टेशन यूज होती है, ग्रीन बिल्डिंग्स वगैरह यूज होती है, ठीक है। ensuring environmental sustainability with a comprehensive approach to centralized system and infrastructure such as the use of public transport। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अक्रॉस द नेशन। डिफरेंट नेशन में डिफरेंट नेशन की डिफरेंट जगह से क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया गया है इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ से जो भी हमारा सैंडस्टोन एंड ग्रेनाइट यूज हुआ है इस प्रोजेक्ट में, इसको लाया गया है धौलपुर एंड जैसलमेर से, जो कि राजस्थान में, और यूज्ड एक्सटेंसिवली इन सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट, ठीक है। ये सारे जो बहुत सारे सैंडस्टोन एंड ग्रेनाइट इसी एरिया से आया है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो बना है एक्सटेंसिवली यूजेस वुडन स्ट्रक्चर, इसमें काफी सारा यूज हुआ है इंटीरियर में एंड एक्सटीरियर डेकोर में भी आपको वुडन बिल्डिंग्स भी देखने को मिलेगा, जो कि रूटेड इन ट्रेडिशनल मोटिव्स एंड एलिमेंट्स। द वुड इज बीइंग प्रोक्योर्ड फ्रॉम नागपुर। वुड को नागपुर से लाया गया है। उसके बाद द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग हैज हैंड नॉटेड कारपेट्स। जो कारपेट वगैरह नीचे बिछाया जाता है वो भी भदोदी उत्तर प्रदेश से मिला आया है। पॉपुलर फॉर इट्स ब्यूटीफुल हैंड नॉटेड कारपेट्स, ठीक है, यानी इट्स नेम द कारपेट सिटी। तो जो भदोदी जो उत्तर प्रदेश की एरिया है उसको कारपेट सिटी भी बोलते हैं। तो रिनाउंड फॉर द नॉट बाय नॉट टेक्निक, इसमें ये एक टेक्निक यूज होती है इस कारपेट बनाने के लिए, वो बहुत हैंडमेड कारपेट होते हैं। The beauty of the design comes from the intricate manner in which the knots are made by craftsmen using fingers। तो अपने हाथों से उसको बनाते हैं वो कारपेट को, और वही चीज यहाँ पे दिखाया गया है। तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ये वाला है, आप लोगों को पता है बीच में बहुत ही, जब वो बना था बहुत ही न्यूज में था और बहुत ही सुंदर तरीके से बना है। आज पार्ट ऑफ द सेंट्रल विस्ता रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया गया था एंड इनागुरेट किया गया उसको 28 मई 2023 में, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। इसका जो आर्किटेक्चरल इंस्पिरेशन है वो चौसठी योगिनी टेम्पल, हमारे जो प्रेजेंट है मितौली में, इसी से इन्फ्लुएंस्ड होकर हमारा जो आर्किटेक्ट इंस्पिरेशन किया गया है। इट इन्फ्लुएंस द ओल्ड पार्लियामेंट डिजाइन बाय सर एडविन लुटेंस एंड सर हर्बर्ट बेकर। ये जो दोनों आर्किटेक्ट थे जो ओल्ड हमारे पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाए थे, उन्होंने इसी चौसठी योगिनी टेम्पल को ध्यान में रखते हुए वहां से इन्फ्लुएंस होकर उसको बनाया था। एट द सेम टाइम द न्यू कॉम्प्लेक्स हैज हेक्सागोनल शेप दैट रिजेंबल्स द विजय टेम्पल ऑफ विदिशा। तो जो न्यू स्ट्रक्चर लेकिन जो बना, जो ओल्ड स्ट्रक्चर था वो इसी पैटर्न पे बना था, लेकिन जो न्यू स्ट्रक्चर बना वो बना विजय टेम्पल ऑफ विदिशा जो है उसी से इन्फ्लुएंस्ड होकर बना है, हेक्सागोनल से, ठीक है। ये पैटर्न आप देख सकते हो। द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज डिजाइन टू हैव ए लाइफ स्पान ऑफ मोर देन 150 ईयर्स। इसका लाइफ स्पान है 150 ईयर्स, इसी हिसाब से इसको बनाया गया है। एंड हैज ए आर्किटेक्चरल स्टाइल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। डिफरेंट पार्ट का जो डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट पार्ट्स में जो फेमस फेमस आर्किटेक्चरल जो फॉर्म है इससे इन्फ्लुएंस्ड होकर इस यहाँ का पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाया गया है। की फीचर्स की अगर हम बात करें, 3 एंट्रेंसेस यहाँ पे प्रेजेंट है। एक जिसको बना कहा जाता है ज्ञान द्वार, नॉलेज गेट, और सेकेंड वन शक्ति द्वार, पावर गेट, एंड थर्ड वन इज कर्म द्वार जिसको कर्म गेट बोला जाता है।
सिक्स गार्डियन स्टैचू भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 3 एंट्रेंसेस में। एक में गज, अश्व एंड गरुड़। ठीक है, हाथी होता है, अश्व मतलब घोड़ा होता है, एंड गरुड़ा। उसके बाद मकर, 6 गार्डियन ना, शार्दूला एंड हंस। ये सारी चीजों का गार्डियन स्टैचू यहाँ पे बना हुआ है, आपको देखने को मिलेगा। Unlike the old Parliament building, the new Parliament building does not have a central hall. इसमें सेंट्रल हॉल आपको नहीं देखने को मिलेगा, जिस तरह से ओल्ड ओल्ड पार्लियामेंट में आपको देखने को मिला था। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक चीज मिलेगा जिसको बोला जाता है द सेनगोल, सिंबल ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर। ठीक है, द न्यू लोकसभा चैम्बर हाउसेस द सेनगोल। जो न्यू लोकसभा चैम्बर है वहां पे एक सेनगोल आपको देखने को मिलेगा। ये है वो चीज जिसका इमेज मैंने यहाँ पे दिया है। ये एक गोल्ड प्लेटेड सिल्वर स्केप्ट्री है, सिल्वर में है, और इसका ऊपर जो है गोल्ड प्लेटेड किया गया है। ओरिजिनली हैंडेड ओवर टू जवाहरलाल नेहरू। तो ओरिजिनली इसको जवाहरलाल नेहरू को हैंडेड ओवर किया गया था, और द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो थे, इसके बारे में तो आपको पता है, बाय तमिल अधिनम। ठीक है, जिनका नाम है शैव सिद्धांतम मोनास्ट्री। और यहाँ से एक तमिल जो है अधिनम ने उनको इसको ट्रांसफर किया था एज ए सिंबल ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर। जब वो पहले मिनिस्टर बने थे, हमारे इंडिया पे ये होता है ना, एक तरह की एक रिलीजियस बिलीव होती है कि एक राजा जो होते हैं उनके पास पावर होना चाहिए, उनके पास उस तरह की चीजें होती थी। लेकिन ब्रिटिशर जाने के बाद तो राजा की कंसेप्ट एकदम चली गई, और यहाँ पे गवर्नमेंट वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड हो गया। तो वो जो चीज था, जो राजा को ट्रांसफर करने पावर ट्रांसफर करने के लिए दिया जाता था, जिस तरह की चीजें यूज हुआ करता था, वो सारी चीजें यहाँ पे दिया गया ऑन द इवनिंग बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947 में। द सिंगल वाज प्रीवियसली हाउस्ड एट अलाहाबाद म्यूजियम में इसको हाउस किया गया था बिफोर बीइंग इंस्टॉल्ड इन द न्यू लोकसभा चैम्बर as a living symbol of India's civilizational continuity and democratic heritage। ठीक है, तो इसको जो चोलो डिनास्टी जो थे तभी, तो चोलो डिनास्टी के राजा इसको यूज किया करते थे। गोल्ड प्लेटेड चीज है ये। ट्रांसफर ऑफ पावर, ट्रांसफर जब होती है, जब एक राजा दूसरे राजा तक जाते हैं तभी उसको यूज किया जाता है, दिया जाता है उस राजा को। तो ये जब हुआ तो उसके बाद हमारा जो कॉलोनियलिज्म स्टार्ट होगी, तो उसके बाद तो ये सारी चीजें चली गई, तो इलाहाबाद म्यूजियम में उसको होल्ड किया गया था, रखा गया था। और जब न्यू लोकसभा चैम्बर इंस्टॉल हुआ, एक लिविंग सिंबल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कंटिन्यूटी और हमारा जो हेरिटेज है, डेमोक्रेटिक हेरिटेज, इसको दिखाते हुए, इसको प्रूव करते हुए इसको ट्रांसफर किया गया। ओके, तो हम अगर देखेंगे कंपेयरिंग ओल्ड एंड न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, कुछ फीचर्स यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जैसे कि आर्किटेक्चरल इंस्पिरेशन, ओल्ड पार्लियामेंट चौसठी योगिन टेम्पल मितोली से इंस्पायर्ड है, एंड न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विजय टेम्पल विदिशा से इंस्पायर्ड है, जो कि हेक्सागोनल शेप का प्रेजेंट है, और ये है एक तरह राउंड शेप का। ठीक है, सर्कुलर शेप का। आर्किटेक्ट उसका है सर एडिड लुटियंस एंड सर हर्बर्ट बेकर, यहाँ है बिमल हसमुख पटेल। सेंट्रल हॉल यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है। इनागुरेशन अगर हम बात करें तो 1931 में इनागुरेशन हुआ था, और यहाँ पे 28 में 2023। लाइफ स्पैन इसके बारे में नहीं पता है, और इसको डिजाइन किया गया है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को 150 ईयर्स के लिए। एंट्रांसेस, इसके बारे में भी कुछ ज्यादा एंट्रांस वगैरह के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पे 4 तरह की एंट्रांस गेट बनाया गया, और गार्डियन स्टैचूज भी 6 तरह की लगाए गए, लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ कंसेप्ट नहीं थे। ओके, तो एग्जाम में अगर इस तरह की क्वेश्चन आता है तो आप लोग कंपेयर कर सकते हो। की आर्किटेक्ट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया एट ए ग्लांस अगर हम देखेंगे तो लोरी बेकर के बारे में हमने पढ़ा, जिनको आर्किटेक्ट ऑफ पुअर बोला जाता है। मास हाउसिंग इन केरला उन्होंने बनाया था, फिलर स्लैब कंस्ट्रक्शन दिया था, नॉमिनेटेड प्रिट्जकर प्रिट्जकर प्राइज 206 में उनको 2006 में उनको नॉमिनेट किया गया था। गांधी इंडिया ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर के नाम पे भी वो जाने जाते हैं। चार्ल्स कोरिया के बारे में हमने पढ़ा, और उन्होंने अर्बन आर्किटेक्चर दिया था, स्पेशल प्लानिंग भी दिया था। एमपी असेंबली बिल्डिंग को उन्होंने बनवाया था, गांधी मेमोरियल म्यूजियम भी उन्होंने बनवाया, एलआईसी बिल्डिंग न्यू दिल्ली, पद्मा विभूषण उनको मिला था 2006 उनके काम के लिए। बीवी दोषी के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा, उन्होंने मॉडर्न एंड वर्नाकुलर टेक्निक को थोड़ा मिलाकर एक नई फॉर्म पे आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट किया। टागोर मेमोरियल हॉल अहमदाबाद
IIM बैंगलोर, ये सारी चीज़ें इनका कंस्ट्रक्टेड आर्किटेक्ट है। तो ली कॉर्ब्यूजियर के बारे में भी हमने पढ़ा, जिन्होंने फ्रेंच आर्किटेक्ट है और पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा हायर किया गया था। सिटी ऑफ चंडीगढ़ उन्होंने बनवाया था, डिजाइन किया था, एग्जेम्पलीफाइड द मॉडर्निस्ट स्कूल ऑफ थॉट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम कंक्लूड अगर हम करते हैं इस चैप्टर को, तो वी सी दैट द प्री हिस्ट्रिक टाइम्स आर्ट आर्किटेक्चर हैज फाउंड ए यूनिक एक्सप्रेशन इन द लाइफ एंड लीजर ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। तो ग्रीक्स, अरब, पर्शिया एंड यूरोपियंस, ये सब मिलकर ईच ऑफ देम हैड मतलब कम बहुत इस तरह की कंट्रीब्यूटेड किए हैं इन देयर ओन लिटिल वे टू द एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस, एंड द रिजल्ट इज द स्प्लेंडेड पॉटपुरी ऑफ इंडियाज आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो प्री इंडिपेंडेंस एरिया में, प्री इंडिपेंडेंस में हमें जो कॉलोनियल आर्किटेक्चर था, लुटियंस एंड बेकर, उन्होंने सेंट्रल विस्टा कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट किया था 1931 में। पोस्ट इंडिपेंडेंट एरिया में टाइम पीरियड में 1947 के बाद एक रिवाइवलिस्ट मॉडर्निस्ट स्कूल इमर्ज किया, और यहाँ पे हमने जो प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा, बहुत सारे आर्किटेक्ट जन्म लिए और बहुत सारे चीज हमारे इंडिया को कंट्रीब्यूट करे। 2020 से लेकर 2026 में हमारा सेंट्रल विस्ता रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इनागोरेट होता है 28 में 2023 में, और एकदम नई आर्किटेक्चर के हिसाब से बनता है। तो ये हमारा मॉडर्न आर्किटेक्चर का पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम स्कल्पचर के बारे में स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। टाटा बाय बाय, टेक केयर।